हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ आरंभ एंड आई एम प्रशांत झा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, हमने देखा है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री को यूपीएससी के लिए पढ़े कैसे, ताकि यूपीएससी का जब प्रीलिम्स आए तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सके और करेक्ट भी हो जाए। उसके बाद मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है सेशन का वो क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है। समझ तो हम ऐसे भी लिए पर आज भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद जो रिसोर्सेज है इसमें से एनसीईआरटी क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए हैं, तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से आए थे। उसके बाद इसको रिवाइज कैसे करेंगे और रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो नोट्स बनाने होंगे, तो नोट्स बनाते कैसे हैं वो आज की सेशन में हम देखेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, ऐसा सरप्राइज जो आपकी बहुत बड़ी चिंता को दूर कर सकता है और वो सरप्राइज मिलेगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री से करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं और जीएस पेपर 1 में 60 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 1 होता है, उसमें हिस्ट्री, उसके बाद फिर ज्योग्राफी होता है, तो हिस्ट्री के जो 60 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहां देख लीजिए जो 5 साल का, मैंने 10 साल का एनालिसिस दिया था, ये 5 साल का रिसेंट का, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है। तो यहां आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वो 21 में 20 नंबर के क्वेश्चन आए, 22 में 15, फिर 23 में 13 और 24 में 12। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन जो है गारंटी आएंगे। और ये तो रहा 24 तक का, 25 का कहां है, तो 25 जो अभी रिसेंट में हुआ था, इसमें आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो इकोनॉमी के थे 17, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हिस्ट्री, 16 क्वेश्चंस आए हैं। और अगर 16 क्वेश्चंस को आपने इग्नोर किया, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सके, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने अगर उसको पढ़ना सीख लिया और नोट्स बनाना सीख लिया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। तो ये चीज था। पर अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंस है, पर हिस्ट्री को कैसे पढ़े, तो उसकी शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, क्यों पढ़ना चाहिए हमें हिस्ट्री को। तो मार्क्स लाने हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हिस्ट्री क्या है, तो जो पास्ट में हमारे हुए हैं उन सबको हम हिस्ट्री कहते हैं। ऐसे इंसिडेंट जो कि पास्ट में हुए हैं और जो हमारे लाइफ को एक लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है। देखो हिस्ट्री पढ़ने का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है कि जो पहले के टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिस इवेंट में हमने कुछ गलतियां की होंगी, तो अगर हम उस इवेंट को अच्छे से देख पाएंगे तो हमें उसकी गलतियों के बारे में भी पता चल पाएगा। तो अभी के टाइम पे, क्योंकि देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो पहले के टाइम पे सिचुएशन थी वही सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज होकर के अभी भी है। तो इसीलिए जो पहले गलती हमने करी है उस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। मान लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोला जाता है कि जो वहां पे जो पूरा सिविलाइजेशन था ना वो खत्म हो गया। रीजन इसके पीछे ये है कि बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, मतलब कि फ्लड से प्रोटेक्शन उन लोगों ने नहीं की थी। तो अभी हमें सीखने को मिला। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा है कि कैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जो दूसरे जगह से लोग आते थे और हमारे देश को कॉन्कर करते थे, चाहे लूट के लेके चले जाते थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हम अपनी जो सोवरेनिटी है, हम जो अपनी पावर है, वो किसी देश से बाहर के लोगों को ना हाथों में दे, ताकि वो लोग जो है हमारे ऊपर में कंट्रोल स्टैब्लिश ना कर सके। और ऑफ कोर्स इसी वजह से जब हमारे नेहरू जी ग्लोबलाइजेशन में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए जो हमारी इकोनॉमी थी 1947 के बाद वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि हम ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते थे किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर में, चाहे किसी दूसरे देश से हम ट्रेड ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये हिस्ट्री ही सिखाया था कि अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग के बहाने आती है और पूरे देश को जो है वो कॉलोनाइज कर लेती है। तो इसीलिए ये डर था। बाद में उस डर को हमने दूर किया उन्हीं सारी गलतियों को सीख करके। तो इसी वजह से हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको आज के इस सेशन में पूरा स्टोन एज से लेके 1947 तक जो आजादी हमें मिली उसके बारे में एक ब्रीफ समरी दे दूंगा, एक स्टोरी की तरह दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है। अब देखिए ये जो वाई हिस्ट्री मैटर्स इन यूपीएससी, तो इसका मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया है। बुद्धिस्ट रॉक केव्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये क्वेश्चन
पॉज करके देख सकते हैं और इसका आंसर ऑफ कोर्स भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया कहां से था? ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी के क्लास 6 वाले जो बुक हैं वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठाया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री इतना ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हम ये देख सकते हैं कि ये सेम क्वेश्चन जो है ये आपके क्लास 8 वाले एनसीईआरटी चैप्टर 3 से आया था। तो हमने अक्सर देखा है कि और सब्जेक्ट्स के तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग करेगा और तब जब आप 11th 12th की या स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे तो ये जो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको वो पढ़ने में हलवा लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा 6th से लेके 12th तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री है जिसको हम पढ़ेंगे। और ये आप देख सकते हैं 6th में हम एनिशियंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्टोन एज से हमने इवॉल्व किया। उसके बाद एनिशियंट इंडिया का पूरा स्टोरी है, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 7th वाले में हम मिडावल इंडिया के बारे में बात करेंगे। 8th वाले में हम ऑफकोर्स उसके बाद मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। फिर 9th में हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन था, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद 10th में हमने देखा है कि जो 7th का था ना, जो मॉडर्न इंडिया, इसी को हमने नेशनल जो मूवमेंट हुए थे इसको हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि क्या बैकग्राउंड हुआ था, किस वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म का विकास हुआ था, क्या ऐसा रीजन था कि 9th में हमने देखा है कि नेशनलिज्म को जो है वो डेवलप होता है यूरोप में किसी दूसरे रीजन की वजह से, और इंडिया में वही नेशनलिज्म डेवलप होने के पीछे का रीजन अलग था। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर 11th 12th जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हम देखेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी देखेंगे तो सब कुछ एक्सप्लेन करके देखेंगे और साथ में हम आपको नोट्स कैसे बनाने ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो 11th 12th का है ना, ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। जब एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर 11th 12th के हिस्ट्री को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए नोट्स कैसे बनाए। तो सबसे पहले उस बुक को आप पढ़िए, पहली रीडिंग दीजिए। पहली रीडिंग में आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। दूसरी रीडिंग दीजिए, उसके बाद दूसरी रीडिंग में आप जब पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है उसको बुलेट पॉइंट्स में बनाइए। जो क्रोनोलॉजी टेबल्स हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन सी इवेंट हुई, उसके बाद कौन सी इवेंट हुई, तो आपको उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखना है और समझना भी है। और इसी के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछता है, आपको 4 इवेंट दे देगा एंड बता देगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, इसको क्रोनोलॉजी में आप जो है वो सजाइए, तो इससे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो कॉज एंड इफेक्ट को आप ध्यान में रखिए कि क्या रीजन था इसके पीछे होने का, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। मतलब 1857 के रिवोल्ट होने की वजह क्या थी, उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद की सिचुएशन क्या थी। अगर आपने इस चीज को आपने कनेक्ट करना सीख लिया तो फिर आप हिस्ट्री को आराम से समझ पाएंगे। उसके बाद क्या क्या अवॉइड करना है, तो ऑफ कोर्स पूरे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगा। अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो आप मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि मेंस में आपने देखा होगा कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखने वाला जो हैबिट था उसको अब चेंज कर दिया गया बुलेट, क्योंकि पढ़ना ईजी होता है। और अगर आप उसी को नोट्स में आप उतारेंगे तो आपके लिए पढ़ना ज्यादा और आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो आपके लिए सरप्राइज की बात मैं कर रहा था, वो ये है कि ये देखिए, ये आपके लिए मैंने खुद से नोट्स बनाया है। या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए या फिर इस नोट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इस नोट्स को आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, तो या तो हमारा स्टडी IQ का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आपका ये इंस्टा भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो आसान रहेगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां देखिए, ये पूरा सेशन जो आज होने वाला है इसमें मैं आपको पूरा स्टोन एज से लेकर 1947 तक की जो पूरी कहानी है उसको मैं यहां पे बता रहा हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि न राजा थे, न उस टाइम पे कोई देश था। हम लोग जो थे वो एक तरह से हंटर थे, गैदरर थे। हम स्टोन्स का यूज़ करते थे अपने शिकार के लिए,
जानवरों को मार के उनके फ्लैश को खाते थे, जो प्लांट्स होते थे उनके जड़ों को, उनके फलों को, इन सब को अक्वायर करते थे, उनसे हमारा गुजर बसर होता था। हम कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, हम ठीक से बोलना नहीं जानते थे। वो आपका पैलियोलिथिक एज है, जो कि 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। उसके बाद मेसोलिथिक एज आता है कि हम पहले पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे। उसके बाद मेसोलिथिक एज में हमने छोटे छोटे स्टोन का यूज़ करना शुरू किया, एकदम छोटे, इसी को माइक्रोलिथ टूल्स भी बोला जाता है। उसके बाद उस टाइम का क्या हमारा लाइफ स्टाइल था, ये सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नियोलिथिक आती है, तब हमने नियोलिथिक एज में ही पहली बार गांव का एस्टैब्लिशमेंट होता है, और इसी एज में हमने जाना कि कैसे डोमेस्टिकेशन करते हैं, कैसे नेचर के साथ घुल मिल के रहते हैं, कैसे एग्रीकल्चर करते हैं, कैसे जानवरों को पालतू बनाते हैं। तो इसी में हमने नियोलिथिक एज में, मतलब देखिए इवोल्यूशन, पहले हम अकेले थे, फिर हमें लगा कि यार अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें मार के चला जाएगा, फिर हमने ग्रुप में रहना शुरू किया, फिर ग्रुप की वजह से फिर एक सोसाइटी डेवलप हुई, फिर नियोलिथिक एज में हमने पूरा गाँव बसाया। गाँव कहाँ बसाया, तो हमने पानी जहाँ पे रिवर्स होती थी वहाँ पे बसाया, ताकि हमें जो पानी है वो मिल सके। उसके बाद चालकोलिथिक एज आता है, कॉपर और हम जो है वो मिट्टी का यूज़ करते थे। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, इसमें हमने देखा है कि कैसे ये जो गांव था, गांव कैसे शहर में कन्वर्ट होता है, और जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कैसे एक तरीके का इतना बड़ा शहर। अभी भी जब भी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो लोगों को शॉक लगता है कि इतना ज्यादा डेवलप्ड उस टाइम पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो कि बाद में खत्म हो गई। तो ऐसे कौन से रीजन रहे थे और इन्होंने डेवलपमेंट कैसे किया था, ये देखेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड आता है, जब हमने देखा है कि कैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ लोग बोलते हैं आर्यन इन्वेजन की वजह से खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लड आया था जिसकी वजह से खत्म हो गया। उसके बाद नई सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड आता है। जब हमने देखा है इस वैदिक पीरियड में यही देखते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, हमें क्या ऐसे काम करने चाहिए, जो नेचुरल फोर्सेस थे, विंड था, रिवर था, ओशन था, इन सबको हमने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे हमें फायदा होता था। और अगर हमें फायदा होता था तो हमने सोचा, देखो मम्मी पापा से हमें अगर फिलॉसफी अगर छोड़ दे, हमें अगर संस्कार की बात ना करे, प्रॉफिट की तरह भी देखे, तो हमने देखा है कि पेरेंट जो है हमें पालते हैं, पोषते हैं, हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, हमें पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान करते हैं, तो हम उनका पैर छूते हैं। हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, हम उनका पैर छूते हैं। उसी तरीके से नेचुरल फोर्सेज जो थी, हवा की वजह से हम सांस ले रहे होते थे, पानी की वजह से हम प्यास बुझा रहे होते थे, जंगल की वजह से हम अपना भरण पोषण कर पा रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि जिससे हमें बेनिफिट होता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, और इसी वजह से वैदिक पीरियड में हमने हवा की पूजा की, हमने पानी की पूजा की, हमने जंगल की पूजा की। ठीक है, इन सब के बारे में बात होता है और हम करेंगे। उसके बाद जब हमने एक पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन शहर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर से गांव हो गया। उसके बाद फिर महाजनपद बनते हैं। महाजनपद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर जो ग्रुप है वो बड़ा होते जाता है, और तब एक महाजनपद का गठन होता है, जिसमें बहुत सारे महाजनपद होते हैं, जिसमें एक सबसे 16 किंगडम्स की बात आती है। और उसी 16 किंगडम्स में जो मगध किंगडम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, और वो मगध किंगडम अपने बगल के अगल बगल के किंगडम को डिस्ट्रॉय करता है, अपने कंट्रोल में लेता है और खुद ज़्यादा पावरफुल होता है। तब जाकर के हमने देखा है कि उसी टाइम पे जब जो प्रीस्ट होते थे, जो पंडित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसमें हमने देखा है कि वर्ण व्यवस्था थी, कि हमने बात की थी कि अगर कोई भी इंसान अगर लड़ने में अच्छा है तो वो क्षत्रिय है, कोई भी इंसान अगर पढ़ने में या पढ़ाने में अच्छा है तो वो ब्राह्मण है, कोई भी इंसान अगर वो खेती करने में एक्सपर्ट है तो वो वैश्य है। तो इसी तरीके से हमने बांटा। फिर बाद में जाकर के क्या होता है कि वो जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि पहले कर्म के ऊपर में डिपेंड थी, अब वो ब्राह्मणों की वजह से जो है वो जन्म के आधार पे बन जाती है, और उसी जन्म के आधार की वजह से जो कुछ ब्राह्मण थे वो लोगों का कुछ हद तक जो है वो शोषण करने लगे। तब जाकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी फिलॉसफी आई, जो कि अपनी बात कहती है। उसके बाद मॉडर्न एम्पायर आया। मॉडर्न एम्पायर में जब पता चला कि एक ब्राह्मण जो है वो कैसे पूरे किंगडम का जो राजा होता है, जब वो आताताई हो जाता है, जब वो डिक्टेटर बन जाता है, तो कैसे एक छोटे से बालक को वो इतना प्रिपेयर करता है, इतना ट्रेन करता है कि वो पूरे मगध एम्पायर को रूल करता है, और तब वो जाकर के वही
जो लड़का होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, फिर बिंदुसार, तो यहाँ से मॉडर्न एम्पायर था। फिर पोस्ट मॉडर्न आता है सुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सतवाहन आता है। उसके बाद यहाँ पे बिखरने लगता है, मतलब मॉडर्न एम्पायर में चीजें कंसोलिडेटेड थी, मॉडर्न एम्पायर के जाते ही छोटे छोटे किंगडम में बढ़ जाते हैं, और उसके बाद गुप्ता एम्पायर आती है जो फिर से सारे रीजनल किंगडम्स को कंसोलिडेट करके एक बड़ा एम्पायर बनता है। और फिर गुप्ता एम्पायर के जाने के बाद फिर से जो है वो रीजनल किंगडम्स में बढ़ जाते हैं, पाला डायनेस्टी, प्रतिहार्स, चोलाज, ये सब जो है साउथ के किंगडम्स हैं, राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चालुक्यास, ये सब की स्टोरी यहाँ पे है। इन सब की अपना अपना फीचर है, कैसे इन्होंने रूल किया, इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कैसे थी, और किस तरह से ये धीरे धीरे कमजोर होते गए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत, जो बाहर से लोग आए थे, खिलजी आया था, खिलजी से पहले भी गजनवी आया था जो हमारे रिसोर्सेज को लूट करके गया, फिर जाकर के दिल्ली डायनेस्टी में, उन्हीं के बाद स्लेव डायनेस्टी आता है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद लोदी, ये सब आते हैं। फिर लोदी डायनेस्टी के लास्ट में जब इब्राहिम लोदी होता है, तो इसी इब्राहिम लोदी को हराता कौन है, तो फरगना का जो राजकुमार होता है बाबर, वो आता है। और फिर मुगल डायनेस्टी का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे होता है। और मुगल डायनेस्टी से पहले यहाँ पे कुछ रीजनल किंगडम्स भी होते हैं, विजयनगर एम्पायर, बहमनी सल्तनत, और फिर मुगल डायनेस्टी के साथ साथ नीचे में कुछ कुछ रीजनल किंगडम स्टैब्लिश होते हैं, जैसे द ग्रेट मराठा एम्पायर, उसके बाद सिख, नवाब ऑफ बंगाल, अवध, ये सब छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स आते हैं और वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। और साथ में जो मुगल एम्पायर है वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है, जिस टूटने का फायदा जो है, जो सबसे ज्यादा अगर कोई उठाता है तो वो अंग्रेज। और फिर अंग्रेज ट्रेडिंग के बहाने से आते हैं और हमारे देश के ऊपर में पूरी तरीके से छा जाते हैं। पहले मुगल एम्पायर को जड़ से मिटाते हैं, फिर रीजनल किंगडम्स को धीरे धीरे करके एक एक करके हटाते हैं। हमने देखा है कि कैसे सिख के साथ उनका एंग्लो सिख वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर होता है, निज़ाम को हराते हैं। फिर ऑफ कोर्स मराठा वॉर होता है, उसके बाद उसको ख़त्म करते हैं। बंगाल में फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर होता है, और फिर तब से उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद फिर 1857 में रिवोल्ट होता है, फिर काउंसिल एक्ट्स बहुत सारे आते हैं, और तब 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, जो कि ये क्वेश्चन करती है कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर में रूल कर रहे हैं वो हमारे लोगों को कौन सी राइट्स ऐसा दे रहे हैं। और तब जाकर के कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना जो है वो आनी शुरू हो जाती है, लेकिन आता नहीं है कब तक, जब तक कि गांधी जी नहीं आते हैं। फिर गांधी जी आते हैं और वो हमें बताते हैं कि चाहे साउथ का कोई इंसान हो, चाहे नॉर्थ का कोई इंसान हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हर जगह के लोग अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। तो वो ये बात बताते हैं कि हम सबके अंदर में एक ही दुख है, हम सबको एक ही नफरत, एक ही किसी चीज से नफरत करनी चाहिए, वो है अंग्रेज। तो हम जाके हमारे अंदर एक यूनिटी की भावना आती है और तब हम उनके ऊपर में एक साथ मिलकर, क्योंकि इससे पहले 1857 में हम टुकड़ों में बटे हुए थे और टुकड़ों में जो है वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो इसमें हमने सोचा कि नहीं, अब जो है वो साथ मिलकर हमें लड़ना चाहिए। और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है गांधी जी के आने से पहले, उसमें स्वदेशी मूवमेंट होता है। और फिर 1915 में गांधी जी के आने के बाद बहुत सारी रिफॉर्म्स आते हैं। फिर हम गांधी जी जो है पूरा देश भ्रमण करते हैं और यही सारी चीज़ें सिखाते हैं। फिर जाके चंपारण वो करते हैं सत्याग्रह, फिर खेरा, फिर अहमदाबाद, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर जाकर के वो रॉलेट सत्याग्रह, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक एक स्टेप लेते हैं। फिर जाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फिर कैबिनेट मिशन आता है। जब वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर में हम साथ नहीं देते हैं, अंग्रेज ज़्यादा और ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और तब इधर गांधी जी भी अलग से परेशान कर रहे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते। गांधी जी नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो वायलेंट मेथड का यूज करके जो है वो अंग्रेजों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इन सबको हम देखेंगे। फिर जाके पार्टीशन होता है और तब जाकर के हम आजाद होते हैं। तो ये पूरी जर्नी हिस्ट्री की स्टोन एज से लेके 1947 की थी, जिसको हम एक एक सेक्शन में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। 6th का पढ़ेंगे, 7th का पढ़ेंगे, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। तब अगर आपने इस सारे क्लासेस की एनसीईआरटी को पढ़ लिया, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ भी लिए, देख भी लिए, सुन भी लिए, तो फिर आपको सारी चीजें याद रहेंगी। क्योंकि मैं यहां पे आपको पढ़ाने नहीं, मैं यहां आपको समझाने और याद करवाने आया हूं। इसके लिए कुछ भी लगेगा मैं आपको दूंगा, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो मैं दूंगा, उसके बाद जो मॉक क्वेश्चंस लगाने हो मैं दूंगा, आंसर राइटिंग की बात हो आंसर राइटिंग में कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा।
मुझे आपके इसके रिटर्न में क्या चाहिए? तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका साथ, कि आप बने रहिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो अभी शुरू हुई है। तो अगले सेशन में हम हिस्ट्री जो है क्लास 6 से शुरू करेंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप रेडी हैं, और यह भी बताइएगा कि आपको क्या हैंड रिटन नोट्स, ये सैंपल के लिए मैंने बनाया था, अगर आप बोलेंगे तो मैं बाकी क्लासेस के लिए भी बनाऊंगा, बाकी चैप्टर्स के लिए भी बनाऊंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आप वीडियो देखो, एक बार रिवीजन करो नोट्स के थ्रू, और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा। आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके जर्नी को बहुत आसान बना सकता है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ क्लास 6 के पहले चैप्टर की ओर, और तब हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1, और इससे शुरुआत करेंगे हम अपने हिस्ट्री की जर्नी को। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।